Hey everyone, welcome to our YouTube channel Dream Insight Classes. So today I will discuss physics important questions for RRB NTPC. Okay guys, तो यहाँ पे हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में फिजिक्स के 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चंस का रोल बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं होता है कि हम इस टॉपिक को या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को हम साइड में रख दें और कहें कि नहीं यार यहाँ से तो 6 ही क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है और इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो मैं आज यहाँ पे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आई हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्रेस द बेल आइकन एंड अपने दोस्तों या जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 500 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है जो मैंने अभी फ़िलहाल में तैयार की है, और उसमें कुछ लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है रेलवे के वो भी ऐड हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं, राइट। तो वो भी हमें देखने हैं। और कुछ किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जहाँ से रेलवे पूछ सकता है, वहाँ से मैंने बहुत सोच या फिर रिसर्च या सर्च करके मैंने वहाँ से क्वेश्चंस को बनाए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाए और आप मिस कर जाएं। तो वीडियो को बीच में छोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पे जितनी भी वीडियोस को पूरी देखें, जिसको आपको भी बेनिफिशियल मिले, बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी एविन श्रोडिंगर, ऑप्शन सी नील्स बोर एंड ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नील्स बोर। ओके, तो यहाँ पे यदि हम डाल्टन की बात करें तो डाल्टन ने किसकी खोज की थी? तो डाल्टन ने एक पदार्थ की रचना करी थी जो कि इसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एविन श्रोडिंगर को हम किस नाम से जानते हैं? इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी थी और इनका जो पूरा नाम है वो है एल्विन रुडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर, ठीक है। और इनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। उसके बाद ये अपना जो नील्स बोर है, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी और इन्होंने नाभिक के द्रव बूंद मॉडल स्पेक्ट्रम की खोज की थी, जिसके आधार पर उन्होंने नाभिक के विखंडन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। ओके, देन इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया था? क्योंकि यहाँ से आपको हर एक ऑप्शन पे जाना है कि इन्होंने किसकी खोज की थी, कि कुछ भी आपसे छूटे नहीं। तो रदरफोर्ड ने, ये एक केमिस्ट और या फिजिसिस्ट दोनों थे, इन्होंने नाभिकीय भौतिकी का जनक भी माना जाता है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल प्रोटॉन, अल्फा कण, परमाणु नाभिक, इनकी इन्होंने खोज की थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये चारों ऑप्शन को हमें याद रखना है कि किसने क्या क्या याद किया था। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? कि कौन सुपर कंडक्टर है? सुपर कंडक्टर क्या होता है कि सुपर कंडक्टर में कुछ चीज़ें विद्युत के चालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं। तो इस यहाँ ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ये जो सिल्वर है, यह तांबा है, कांच है। तो सिल्वर, तांबा, कांच को हम नॉर्मली यूज में लेते हैं और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। और करंट को यदि हम किसी अदर चीज़ से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होती है। लेकिन सिलिकॉन मतलब कि अर्धचालक है,
कि मतलब इसमें चालक तो है लेकिन कम है। इसके साथ हम किसी चीज़ को ऐड करके फिर हम किसी विद्युत के या इलेक्ट्रिक के पास यदि इसको कनेक्ट करते हैं तो ही एक चालक बन पाता है। अदरवाइज सिल्वर, तांबा और जो कांच है, सिल्वर की बात करूँ तो ये बिजली का सबसे अच्छा चालक है, जो कि हर उस चीज़ में इसको यूज में लिया जाता है। तांबा है वो विद्युत का ही एक चालक है, जिसकी जो तत्व है, एलिमेंट है, वो Cu होता है और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 29 होती है और इसका परमाणु भार है वो 63.5 होता है। तो जो अपना तांबा है इसको हम कॉपर से नोट करते हैं और इसका एलिमेंट कॉपर, ठीक है, और इसकी जो परमाणु संख्या है वो होती है 29 एंड इसका जो भार होता है वो होता है 63.5, ठीक है। ओके, फिर चलते हैं हम कांच को हम यहाँ पे उष्मा का अगम चालक कह सकते हैं, क्योंकि सिलिका तथा बोरिक ऑक्साइड से कांच में उष्मा चालकता मतलब कम होती है इसमें, इसलिए इसको कि ये मतलब चालक तो है लेकिन मतलब जो सिलिका और तथा बोरिक ऑक्साइड है उसमें जो उष्मा है उसकी चालकता है वो कम होती है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो अर्धचालक का पूछा गया है तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर होगा सिलिकॉन, क्योंकि यही अर्धचालक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि यदि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कम करना हो तो रेजिस्टेंस की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए, मतलब कि सीरीज, मतलब माला सीरीज की श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए या फिर समांतर में या फिर मिश्रित व्यवस्था में। तो मैं मतलब कि श्रेणी क्रम की बात करूं तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 या फिर प्लस R3, जितने भी होते हैं उसको इस तरीके से, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ कि समांतर की। समांतर में क्या होता है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 डिवाइड में होते हैं 1 प्लस R2, इस तरीके से होता है। तो जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कम आती है, तो इसमें यही पूछा गया है कि यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए। तो किससे जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम से जोड़ना चाहिए, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो समांतर मिश्रित व्यवस्था की बात करूँ तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की जोड़ेंगे R इक्वल टू R1 प्लस यहाँ से जो वैल्यू आती है उसके बाद समांतर की, फिर इन दोनों को मिक्स करते हैं, देन उसी को बोलते हैं मिश्रित व्यवस्था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है। तो डेजर्ट कूलर की यदि बात करो तो वही कूलर है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, तो का शीतलन आधारित है। तो उसका जो शीतलन किस पे आधारित है, तो वह है ऑप्शन ए है हॉट एयर रिप्लेसमेंट, ऑप्शन बी है एयर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी है एवपोरेटिव कूलिंग, ऑप्शन डी है एयर डिहाइड्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर सी, एवपोरेटिव कूलिंग, ठीक है। तो डेजर्ट का मतलब होता है कि वहाँ ये एक वाष्प शीतक डिवाइस है, ठीक है, जो जल के वाष्पन का उपयोग करके हवा को ठंडा करती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड डेजर्ट कूलर, ठीक है। और इस शीतल की जो क्रिया विधि है, ठीक है, वो आमतौर से हम अपने आसपास का जो वातावरण है उसको ठंडा करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एवपोरेटिव कूलिंग, ओके। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज क्या है। ऑप्शन ए चुंबकीय अतिसंवेदनशीलता, ऑप्शन बी चुंबकीय अनुकंपन, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह,
ऑप्शन डी चुंबकीय फ्लक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रवाह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ प्रभाव नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्रवाह। मिस्टेक हो गई, इसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, ओके। इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने का कि चुंबकीय फ्लक्स की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे फ्लक्स होता है और यहाँ से तरंगे होती हैं जो इसमें से होके गुजरती हैं। ठीक है, ऐसे होती हैं। ठीक है, और अनुकंपन की बात करूँ तो ये इसमें मतलब जो तरंगे होती हैं वो कंपन करती हैं, तो यही होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने की कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है? ऑप्शन ए केंद्रीय भाग में, ऑप्शन बी शरीर में, ऑप्शन सी शरीर की प्रकृति पर निर्भर करती है, या ऑप्शन डी बाहरी सतह पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बाहरी सतह पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 20 मिनट, ऑप्शन बी है 2 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी है 3.7 घंटे, ऑप्शन डी है आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आप है कि विस्फोट की ध्वनि सुन ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो अलग प्लेनेट है, मतलब एक अलग ग्रह है। वहाँ पे क्या हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या बम विस्फोट हुआ? क्योंकि यदि अपनी पृथ्वी या धरती पे कोई बम विस्फोट होता है तो चंद्रमा पे थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे कि धरती पे ये हुआ है और मतलब मैं इतना चमकीला हूँ या मेरी चमकता है वो कम हो जाएगी। ऐसा तो कुछ होता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात वही है कि यदि चंद्रमा पे कोई बम विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे, क्योंकि अलग प्लेनेट है वो, तो वो हम तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 8, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं नाभिकीय से रिलेटेड रिएक्टर में, तो वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा यूरेनियम को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि यूरेनियम कुल मतलब यूरेनियम से ही यहाँ पे रिएक्शन बनते हैं, यही एक ईंधन का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, चुंबकीय प्रवाह की ऐसा यूनिट क्या है? तो चुंबकीय प्रवाह की जो हमारी ऐसा यूनिट है वो क्या है? तो यहाँ पे चुंबकीय प्रवाह की जो ऐसा यूनिट है वो होगी ऑप्शन नंबर ए वेबर। तो वेबर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट स्क्वायर इंटू एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन सी एम्पियर अपॉन वोल्ट, एंड ऑप्शन डी वोल्ट इंटू एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? आर बराबर रेजिस्टेंस होता है आर बराबर वोल्ट वी अपॉन एम्पियर ए, और इसको हम क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स से भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता की जो यूनिट है वो ओम इनवर्स भी होती है। और यहाँ पे यदि ऑप्शन में दे रखा है अपन को वोल्ट अपॉन एम्पियर या वोल्ट से रिलेटेड एम्पियर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम ओम इनवर्स को वोल्ट अपॉन एम्पियर से भी डिनोट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। और गाइस, तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आज के हो गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपने मेरी वीडियो को पूरी देखी तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो अपने नेक्स्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने 10 या कोई भी 15 क्वेश्चंस में जो भी करूँगी, जो भी उसको देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, एंड अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कोविड से बच के रहना। बाय बाय, टेक केयर, और अपने आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी को अच्छे से करना। और गाइज बाय।